मुझे उठाने के लिए कौन ने हाथ बढ़ाया। मैं उठने लगी तो हमारी नजरें मिली। समय रुक गया, बिजली दौड़ने लगी। हाँ, ये फिर से होने लगा, बूम बूम बूम। मैं सर पर चोट आ गई है क्या? नहीं, बात ये कि पता नहीं। अच्छा भूल जाओ, मैं ठीक हूँ। ठीक है फिर चलें। कौन मुझे घर ले जा रहा था तो मैं रास्ते भर बस उसी को ताकती रही, एकदम मंत्र मुग्ध हो गई थी। मैंने कौन से बात करनी चाहिए पर मेरे ऊपर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो अपने बारे में बताओ। नहीं। कम ऑन, क्या पसंद है तुम्हें? शांति। साफ था कि कौन को मुझे जानने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जल्द ही फिर कौन ने मुझे घर छोड़ दिया। यकीन नहीं हो रहा था। सालों फायरवर्क्स के सपने देखने के बाद वो एहसास मुझे एक ही हफ्ते में 2 बार हो गया। और प्लॉट ट्विस्ट, दोनों लड़कों को मुझ में इंटरेस्ट नहीं था। अपने कर्मों की सजा मिल रही थी मुझे। क्यूपिड मुझसे बदला ले रहा था। किस्मत मेरे मुँह पे हंस रही थी। या मेरे टीनेज हार्मोन्स होंगे। नफरत अपनी जिंदगी से मुझे। पर मुझे नहीं पता था कि कौन के आने के बाद मून पार्टी छोड़कर नहीं गई थी, बल्कि वो तो बाथरूम में थी और उसने अपने भाई के साथ हुई मेरी सारी बातचीत सुन ली थी। कौन ने मेरे फायरवर्क्स एक्सप्लोजन नहीं देखे, पर मून ने देख लिए थे और उसने फैसला किया कि वो अब क्यूपिड बनेगी। मून बहाने ढूंढती और ऐसी सिचुएशंस बनाती कि मैं और कौन साथ में समय बिताएं। वो मुझे अपने घर बुलाती, पर जब मैं पहुंचती तो वो घर पर ही नहीं होती। मून घर पर है? हफ्ते में 4थी बार नहीं है वो। कौन के बर्ताव से साफ था कि उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर मून ने हमें मिलाने की ठान ली थी। उसने हमें एक एस्केप रूम में लॉक भी कर दिया। शायद बाहर निकलने के लिए हमें इसे सुलझाना होगा, टाइम लग सकता है। कुर्सी के नीचे रखी है चाबी। ओह हाँ। फिर मून ने मुझे और कौन को मूवी पर बुलाया और हमें अकेला छोड़ गए। हाँ, मेरे ही पैंतरे मुझ पर आजमा रही थी। हम गलती से गलत थिएटर में घुस गए और बैठ के बच्चों की मूवी देखनी पड़ी। ये कितना बोरिंग है। रुको, क्या तुम रो रहे हो? मैं नहीं रो रहा, तुम रो रही हो। OMG, तुम रो रहे हो? चुप रहो, ये प्यारी कहानी है बत्तख और शार्क के बीच की दोस्ती की। उसके बाद से वो मुझसे बात करने लगा। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि कौन का ये अकड़ूपन उसका सिर्फ एक पर्दा था इस नई और अनजान जगह से कोप करने का। असल में वो काफी काइंड और काफी प्यारा था। एक दिन मून ने डबल डेट रख ली, मेरी और मून के साथ, और बोलिंग वाले में तो कौन को खींचते हुए लेकर आ गए। उस शाम हम लोगों को एक्चुअली काफी मजा आया। मजेदार खाना खाया, जम के बोलिंग करी और इतना दिल खोल कर हंसे जैसे कल की कोई परवाह ना हो। कौन ने उस दिन अपना अकड़ूपन भी छोड़ दिया और हमारे साथ मजे किए। ऐसा लग रहा था जैसे धीरे धीरे हमें करीबियाँ बढ़ रही हैं। ये बढ़िया था एलिस। थैंक्स, बेस्ट से सीखा है। मुझे नहीं पता था मैं बेस्ट हूँ। किसने कहा मैं तुम्हारे बारे में बोल रही हूँ? दिक्कत ये थी कि लूक को मून की हरकतों के बारे में पता चल गया और उसे इस बात की खुशी नहीं थी। उसने मुझसे कहा, एलिस, कौन तुम्हारे लिए सही लड़का नहीं है। एक बार उसने मुझसे कहा था मेरी बहन को चोट पहुँचाई तो बाल गुलाबी कर दूंगा। और वो घर के अंदर भी सनग्लासेस पहन के रहता है। और हाँ, उसके चम्मचों के कलेक्शन के बारे में तो भैया पूछो ही मत। उसके कमरे में रखे हुए फैंसी प्लास्टिक के चम्मचों की लाइन देखी तुमने? मुझे डर लगता है तुम्हें चोट पहुंचेगी। पर मुझे इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। अगले दिन जब हम बैंड रिहर्सल की तैयारी कर रहे थे, लूक वहाँ आया एक सरप्राइज विजिटर के साथ। कमेलो भी रिहर्सल पर आया है, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? अगर नजरों से मार सकती तो लूक मर जाता अब तक। इसीलिए तुमने कौन को लाने से मना किया था? हम बाद में बात करेंगे बेबी। मैं बता रहा हूँ यार, ये शहर का सबसे बेस्ट ड्रमर है। तो लगता है अब लूक भी मैच मेकर बन गया था। शुरू हो जाओ। प्रैक्टिस के दौरान मैं बहुत नर्वस थी, हमेशा से थोड़ी ज्यादा ही। लेकिन फिर कमीलो ने थोड़ी अच्छी अच्छी चीजें की जिनसे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। अंत तक काफी अच्छा बजाने लगी। ये बहुत बढ़िया था एलिस, पता नहीं था तुम इतनी टैलेंटेड हो। थैंक्स। ये सुनकर तो मैं बैठे बैठे ही पिघल गई। अगले कुछ हफ्ते मैं लव ट्रायंगल में फंसी हुई थी, कौन और कमीलो के साथ ही मेरे दोस्तों के बीच हुई झड़प में भी फंसी थी। बुरा लग रहा था पर सोचा जाने दो, कम से कम मेरे दिल की पहेली तो सुलझ पाएगी। पर ये सब उनके बीच में कंपटीशन सा बन गया और जीतने के लिए उन्होंने हदें पार करनी शुरू कर दी। ल्यूक ने एक बहुत बड़ी कार्निवल की डेट रखी मेरे और कैमिलो के लिए। इस हलचल के बीच हम हंसे, गेम्स खेली और बहुत सारी कॉटन कैंडी भी खाई। उसके लिए मैंने एक बड़ा सा स्टफ्ड एनिमल भी जीता। थैंक्स। हाथी मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। मुझे ग्रिजली बेर ज्यादा पसंद है, पर हाथी भी अच्छे होते हैं। फिर कमीलो और मैं गए एक बड़े से रोलर कोस्टर में। एक छोटी सी शांति के पल में कार के दोबारा तेज होने के पहले कमीलो ने कैमरा निकाला और मेरी फोटो खींच ली। क्या कर रहे हो तुम? इस पल को हमेशा के लिए कैद करना चाहता हूँ। ये मेरी जिंदगी की सबसे जादुई और रोमांटिक रात थी। उधर मून ने कौन को कन्विंस किया कि वो मुझे अपनी पसंदीदा जगह ले जाए। एक ऐसी जगह जहाँ वो कभी किसी को पहले नहीं ले गया। एक अंधेरी सी जगह थी वो। कुछ लोगों को हाय कहते हुए कौन मुझे अंदर ले गया और सब मुझे देख रहे थे। पूरी कोशिश की मैंने उसकी तरह चलने की, पर कहने की जरूरत नहीं, मैं फेल हो गई। कौन, हम यहाँ आने के लिए बहुत छोटे हैं। रिलैक्स, खतरा नहीं लोगी तो जियोगी कैसे? हाँ, पर ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक नहीं है? ओके, मानती हूँ मैं डरी हुई थी। बाहर के लोगों को देखकर तुम भी डर जाते। पायरेट्स ऑफ कैरिबियन वाले लोग लग रहे थे ये सब। डरो मत एलिस, मैं यहाँ के लोगों को और ओनर को जानता हूँ, ये कूल है।
क्वान ने मेरा हाथ पकड़ा और अचानक मैं सेफ भी महसूस करने लगी और एक्साइटेड भी। हैरानी की बात है कि बाकी की रात काफी अच्छी निकली। वहाँ सब लोग बहुत फन और अच्छे थे। क्वान ने पोकर में चीटिंग करने की ट्रिक भी बताई और एक बहुत ही बढ़िया पंक मैन ने बहुत अच्छा शो भी किया। फिर हमने सूरज उगते हुए देखा उसकी कार के ऊपर बैठ के शहर के सबसे ऊंचे पॉइंट पर। ठीक है चिल्लाओ मत, सुन सकती हूँ कि किसी को चुन लो। पर कम ऑन, क्वान और कमीलो के बीच में चुनना जैसे चॉकलेट और वनीला के बीच में चुनना जब तुमको दोनों पसंद हो। मैं भी पागल हो रही हूँ, ये इम्पॉसिबल है। जैसे कमीलो ने मेरे लिए कविता लिखकर सबके सामने सुनाई और ये बहुत ही अच्छी पोएम थी। लेकिन फिर क्वान ने हमें हमारी पहली केक दिलाई उसी जगह पर जहाँ हम गए थे। समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ, तो उनके पास गई जहाँ से हमेशा सलाह मिली है, मेरे डैड। हाँ ठीक है, मैं बहुत ज्यादा डेस्परेट थी। डैड, क्या दो लोगों से एक साथ प्यार करना मुमकिन है? जवाब देने से पहले डैड ने लंबी सांस ली। एलिस, समय ने मुझे सिखाया है कि प्यार में बंदिशें नहीं होती। प्यार बहुत कुछ हो सकता है और हर पल बदलता भी रहता है, तो शायद ये मुमकिन है। तो मैं क्या करूं? एक साथ दो लोगों को डेट तो नहीं कर सकती हूँ ना? नहीं, तुम्हें समझदारी से काम लेना होगा। अपने साथ साथ दूसरों की फीलिंग का भी ख्याल रखो। पर ये कैसे डिसाइड करूँ मैं? अगर इतनी उलझन में हो तो शायद प्यार के लिए तैयार नहीं हो तुम। शायद इस वक्त यही अच्छा होगा कि तुम खुद पर फोकस करो। तो कोई खास मदद तो मिली नहीं मुझे। शायद मेरे डैड के पास उतना ज्ञान था नहीं जितना मुझे लगा था। कमेंट्स में लिखने मत लग जाना। मैं जानती हूँ मेरी उम्र की लड़की के लिए इस तरह की प्रॉब्लम तो बहुत अच्छी है। कई दिनों तक मैंने कमीलो और क्वान दोनों को इग्नोर किया, लेकिन आखिरकार कॉन्सर्ट का दिन आ गया। हैरानी की बात है कि मैं काफी शांत थी, पर सारी शांति उड़ गई जब ऑडियंस में मैंने कमीलो और क्वान दोनों को देखा। उस पल में मेरे सारे डर वापस आ गए और मैं बहुत घबरा गई। मैं सह नहीं पाई और खुद को ड्रेसिंग रूम के बाथरूम में बंद कर दिया। हमें 5 मिनट में स्टेज पर जाना है। मुझसे नहीं होगा, ये बहुत ज्यादा प्रेशर है। मुझे बाहर निकालने की कोशिश में नाकाम होकर मून और लूक लड़ने लग गए। तुमने कमीलो को यहाँ पर क्यों बुलाया? ये क्वान का मोमेंट था, उसी ने हमें यहाँ गिग दिलाई। तो क्या कमीलो यहाँ आ नहीं सकता? वो भी तो बैंड को बहुत सपोर्ट करता है। ये क्यों कर रहे हो तुम? मेरे भाई से दिक्कत क्या है तुम्हें? वो पता नहीं खुद को कहीं का यकूजा समझता है। तो मेरा भाई बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन वो एलिस के लायक नहीं है। और कमीलो है, वो कितना प्रिटेंशियस है। दरवाजे के पीछे मैं उनकी लड़ाई सुन रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं समय के पीछे चली गई हूँ और वो मेरे पेरेंट्स हों। मुझे इस झमेले को बंद करना होगा। मैंने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला। बस लड़ना बंद करो। मेरी लव लाइफ को लेकर तुम लड़ नहीं सकते, इसका कोई सेंस नहीं बनता। पर कुछ नहीं, हम तुम्हारी मदद कर रहे थे जैसे तुमने हमारी की। जानती हूँ, पर ये सही नहीं लग रहा। मैं गलत थी। प्यार अपने आप होना चाहिए, आजाद होना चाहिए। कोई ऐसी चीज नहीं जिसे हम अपनी सुविधा के लिए कंट्रोल करें। ये मेरी जिंदगी है और मैं अपने फैसले खुद ले सकती हूँ। तुम सही हो। हमें माफ कर दो। I'm sorry, मोनी टूनी। I'm sorry too, लोकी डोफी। ओह, ये बहुत क्यूट है, लेकिन अभी ये नाटक बंद करो। हमें शो करना है। हम स्टेज पर पहुँचे तो वहाँ शांति थी। सबको हमारा इंतजार था। काफी तनाव था, पर हम तैयार थे। हेलो, हम हैं क्यूपिड एंड हिज ब्रोकन एरोज। क्या रॉक करने को तैयार हो? चलो शुरू करते हैं। 1 2 3 4। शो बहुत अच्छा गया। स्टेज पर खड़े होकर अपनी म्यूजिक बजाना जिंदगी पलटने वाला पल था। वहाँ मुझे सब महसूस हुआ, बिजली का दौड़ना, एड्रेनलिन, घबराहट और फायरवर्क्स। और मैं गर्व से कह सकती हूँ कि इसके बाद मैंने ढेरों शोज किए। जहाँ तक लड़कों की बात है, मैंने अपने डैड की सलाह मानी, जो कि हमेशा की तरह सही थे। मैं प्यार के लिए तैयार नहीं थी और उन्हें चोट नहीं पहुँचाना चाहती थी। उन दोनों से अकेले मिलकर उन्हें सच बता दिया। किस्मत से वो दोनों समझ गए, या समझने का नाटक तो किया। मैंने फैसला किया अपने पहले प्यार पर फोकस करने का, म्यूजिक पर, और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। क्यूपिड, क्यूपिड, क्यूपिड। लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या आप सब लोग तैयार हो? अच्छा है कि आप तैयार हो, क्योंकि ये है क्यूपिड एंड हिज ब्रोकन एरोज। ओह हे गाइस, जैसा कि तुम देख सकते हो, हमारी पिछली मुलाकात से अब तक बहुत कुछ बदल गया है। कहाँ थे हम? ओह हाँ, उस अंधेरी जगह पर शो करने के बाद लूक, मून और मैंने प्रॉमिस किया कि म्यूजिक की दुनिया की ऊंचाइयों को छूने के लिए हम सब कुछ करेंगे। पहले हम लोग डोर पर गए। हमने एक पुरानी वैन ली और सपनों के रास्तों पर निकल पड़े। शुरुआत में ये सपना अच्छा नहीं बल्कि थोड़ा डरावना लगता था। 4 स्टार होटल तो नहीं है ये। इसमें कॉकरोच तो नहीं है ना? मैं सो नहीं पाऊंगी इसमें कॉकरोच हुए तो। अरे बिल्कुल नहीं मून, बस थोड़े कीड़े मकोड़े हो सकते हैं, पर पक्का वो काटने वाले नहीं होंगे। ऊपर वाला बेड मेरा है। पहले कुछ हफ्ते मुश्किल और डरावने थे, पर लूक, मून और मैं एक दूसरे के करीब रहते, कभी कभी चिपक के। रिलैक्स गाइस, हॉरर मूवीज में कभी बच्चों को चोट नहीं पहुँचती है ना? शुरुआत में हम छोटी छोटी और काफी शांत जगहों पर बजाते थे। गुड नाइट, हम हैं क्यूपिड एंड हिज ब्रोकन एरोज। हाँ, वहाँ लोगों से ज्यादा झींगुर होते थे, पर धीरे धीरे लोगों को हमारे शो का पता चला। हर जगह हमारे गाने बजने लगे और हमारे कुछ लॉयल फैंस भी बन गए।
ये सब रातों रात नहीं हुआ, पर किसी तरह से हम फेमस बन गए। हालांकि अचानक फेम के साथ साथ कुछ बुरी चीजें भी आती हैं, और सबसे बुरी चीज था वो ट्रेवर, हमारा मैनेजर। उसने हमें डिस्कवर किया जब हम लॉस एंजलिस के एक छोटे से वेन्यू में बजा रहे थे। हेलो बच्चों, मैं तुम्हें बना दूंगा स्टार। जहाँ तक टेरर की बात, मेरा मतलब ट्रेवर, देखा कैसा मैनेजर है ये, इसके तो नाम में भी दहशत भरी हुई है। मैं तो सीधा सीधा सच बोल रही हूँ यार। कहाँ बजाने का सपना है तुम्हारा, नाम बताओ। फॉरम में? ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? मैं करवा दूंगा, मेरे साथ सब मुमकिन है। ल्यूक और मून तो बहुत एक्साइटेड थे, पर मुझे थोड़ी गड़बड़ लग रही थी, तो मैंने ट्रेवर पर नजर रखने का फैसला किया। उस कार का पीछा करो, हमेशा से ही कहना चाहती थी। मैंने उसका पीछा फोरम ऑफिस तक किया। जितने स्पाइस होते हैं ना, वो ऐसे लोगों का पीछा करते हैं। कुछ ज्यादा ही स्पाई नॉवेल्स पढ़ ली मैंने। तो ट्रेवर कार से निकला और वापस आया जैसे वो कुछ भूल गया हो। क्या भूला होगा वो? अपना ब्रीफ केस, अपनी पार्किंग परमिट, अपना वॉलेट। वो सब नहीं था, एक बंदूक। बिजनेस मीटिंग में बंदूक कौन लाता है? ये तो बिजनेस मीटिंग में बंदूक लाने जैसा हुआ। मुझे तो ये थोड़ा सा अजीब लगा था, पर ये तो बहुत खतरनाक निकला। कुछ देर बाद वो मीटिंग से वापस आया बड़ी सी मुस्कान के साथ, और अपने सूट में गन वापस डाल ली। ओह माय गॉड! उस रात जब ट्रेवर ने हमें बताया कि हमें फोरम में स्लॉट मिल गया है, फिर मैंने उन्हें बताया कि मुझे उसके बारे में क्या पता लगा है। बहुत हुआ ट्रेवर, मुझे पता है तुमने बंदूक के इस्तेमाल से हमें कॉन्सर्ट दिलाया है। हम ऐसी चीज में शामिल नहीं हो सकते। ओह, तुम्हारा मतलब ये? ट्रेवर ने बंदूक निकाली और सीधा मेरी तरफ तान दी। मेरी जिंदगी मेरी आंखों के सामने घूम गई। मून, लूक और मैं डर से चीख पड़े और उसने ट्रिगर दबा दिया। आगे क्या हुआ जानने के लिए इस कहानी का चौथा पार्ट देखो। नहीं, रिलैक्स, मैं मजाक कर रही हूँ। ट्रेवर ने बंदूक चलाई, पर उसमें से निकला सिर्फ पानी। बाल बाल बच गए। वेल, शायद नहीं। तुम पागल हो क्या? इसको साथ में लेके क्यों घूम रहे हो? प्रोटेक्शन के लिए। अगर किसी छोटी बिल्ली ने मुझ पर हमला कर दिया तो मीटिंग में क्यों लेकर गए इसे? ओह, वो लोग अपने पेड़ों में पानी डालता ही नहीं है, तो सारे पेड़ पौधे सूख गए थे। शायद उसके बारे में मैं गलत थी। फिर भी अगर तुम मेरे जैसे किसी के साथ शामिल नहीं होना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ। नहीं ट्रेवर, प्लीज इस बात को दिल पर मत लो। एलिस तो बस ऐसे ही पागल है। एक्सक्यूज मी? हाँ, हम तुम्हारे साथ काम करना चाहते हैं। बढ़िया, तुम तैयार हो एलिस? सब ट्रेवर के साथ थे तो मुझे भी यहाँ कहना ही पड़ा। जल्दी उसने अपनी छाप छोड़ दी। वो हमारे लिए सब प्लान करता, हमारे लिए गंदे बदबूदार कॉस्ट्यूम्स लाता जो पक्का किसी चोर बाजार से लाता, ताकि पैसा बचाकर अपनी जेब में डाले, और हमसे बड़े ही अजीब बड़े ही एम्बैरसिंग पब्लिसिटी स्टंट्स कराता। फिर भी मुझे मानना तो पड़ेगा, वो हमें एक अलग ही लेवल पर ले गया। एक रैकेट डील भी दिला दी। शायद ये उतना बुरा नहीं है। शोहरत के साथ आने वाली वो सबसे बुरी चीज नहीं थी। असली सरदर्द तो पापराज़ी देते थे। हे एलिस, तुम किसी को डेट कर रही हो? लोग तुम्हारी लव लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं। ओह, एक बहुत बड़ा लव ट्रायंगल है। मैं, मेरा सोफा और एक एप्पल। मेरा मतलब मेरा आईफोन। सीरियसली, इससे ज्यादा क्रिंज कुछ हो सकता है? मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रहे हो। कौन और कमिलो का क्या हुआ? तुम लोग कितने प्रेडिक्टेबल हो। ओके, जब मैंने उन्हें बताया मैं प्यार के लिए तैयार नहीं हूँ, तो हमारे रास्ते अलग हो गए। कमिलो बड़े शहर चला गया कवि बनने के लिए, और क्वान साउथ कोरिया वापस चला गया। मैं मान चुकी थी प्यार मेरे लिए नहीं है, और मैं इससे खुश थी, वाकई खुश थी। पर लगता है और कोई खुश नहीं था इससे। एलिस, लोगों को दिलचस्पी है तुम्हारी लव लाइफ में, हमें उन्हें कुछ तो देना होगा। इससे पहले मैं कुछ कहूँ, ट्रेवर ने शुरू कर दिया एलिस के लिए बॉयफ्रेंड ढूंढो ऑपरेशन। जब वो फोटो सेलेक्ट कर रहा था, उसका चेहरा देखकर लग रहा था कि वो कोई एटम बॉम्ब बना रहा हो। किसी की लव लाइफ में टांग अड़ाने की क्या जरूरत है? ये तुम कह रहे हो? क्या मुझे पूरी जिंदगी सजा सहनी पड़ेगी एक बार क्यूपिड बनने की? और वैसे भी तुम दोनों तो सोलमेट्स हो। मैं सिर्फ सच्चे प्यार के लिए बीच में आई। शायद ट्रेवर तुम्हारा सोलमेट ढूंढ दे। अगर ढूंढ दिया तो उसे मैच मेकिंग में नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। हाँ, वेरी फनी। बिंगो, बॉयफ्रेंड मिल गया, तैयार हो जाओ एलिस। ट्रेवर ने मेरी डेट रखी शहर के सबसे बड़े एक्ट्रेस के साथ। नेचुरली उसने पापराज़ी को भी वहाँ बुला लिया। डिनर नहीं, तमाशा बन गया था। इतना बड़ा तमाशा सुपर बोल में भी नहीं होता। हाँ ठीक है, वो बंदा हैंडसम था, उससे तो ग्रीक गॉड भी जल जाए। पर लग रहा था कि वो पहले से एक कमिटेड और जहरीली रिलेशनशिप में है। अपने फोन के साथ बिना पलक झपकाए इतने गौर से घूर रहा था फोन को। अगर उस वक्त टेबल पर यूएफओ भी आ जाता ना, तो वो उसे केक समझकर खा जाता। तो अपने बारे में बताओ कुछ। मेरे 5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। वाओ, इतने लोग मुझे फॉलो करें तो मैं तो टेंशन में आ जाऊँ। ये अलग लेवल की स्टॉकिंग है। हाँ? एलिस, शादी कब है? अरे यार, ये तो हद हो गई। मुझे प्लान बनाना पड़ेगा यहाँ से भागने का। मेरे दिमाग में बनने वाला एक सोफिस्टिकेटेड और ब्रिलियंट प्लान। हे देखो, उर्फी जावेद जा रही है। उर्फी जावेद कहाँ? हड़बड़ी का फायदा उठाकर मैं वहाँ से निकल ली, पर जैसे ही दरवाजे से निकलने वाली थी, मैं अचानक एक वेटर से टकरा गई। उसकी ट्रे उड़ी हवा में और जाकर टकराई मेरे डेट के सिर पर। ओह माय गॉड, आई एम सो। कमिलो, ये तुम हो? अलिसिया, हाय, यहाँ क्या कर रही हो? मैं कमिलो को देखकर मैं हैरान थी, पर मुझे यहाँ से निकलना था। एक्चुअली मैं यहाँ से भाग रही हूँ, मदद करोगे?
हाँ, क्यों नहीं। कमीलो एक वेटर की कार्ट लाया जो कपड़े से ढकी हुई थी। आपकी गाड़ी आ गई महारानी साहिबा। मैं कार्ट में घुस गई और कमीलो मुझे चुपके से रेस्टोरेंट के बाहर ले आया। जब रास्ता साफ हुआ तो हम लोग टहलने निकले। बाय द वे, मानना पड़ेगा मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ। ओह, थैंक यू सो मच। लोगों को यकीन नहीं होगा, हमने डेट किया था। तुम लोगों को बताते हो ये? वेल, जानता हूँ कि हमने सच में डेट नहीं किया, पर शायद पता नहीं, मैं अपने दिल की बात खुलकर बोल रहा हूँ। क्या तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो? और क्या, पता नहीं दोबारा किसी स्टार से मिलने का मौका कब मिले, खासकर तुम्हारे जैसी एक खूबसूरत स्टार। काफी लाइन मारा था पर मैं कूल बनी। बड़े स्मूथ हो, पर इतनी आसानी से नहीं पटूंगी मैं। पट गई थी। कुछ साल पहले जैसी थी वैसी लड़की नहीं हूँ मैं अब। मैं थी वैसे भी। शब्दों के साथ अच्छा खेल लेते हो तुम, सच में। तभी तो कहते हैं पाने लायक चीज आसान नहीं होती। ऑफ कोर्स मेरे दिल में इतने पटाखे फूटने लगे थे जितने पूरे भारत में दिवाली पर नहीं फूटते हैं। पता है गाइस, बड़ी कमजोर हूँ मैं। बाकी की रात हम शहर में टहलते रहे बातें करते हुए। ये काफी मैजिकल था। अगली सुबह मुझे ट्रेवर ने जगाया। एलिस, ये कौन है? ट्रेवर ने मुझे कुछ फोटोज दिखाई मेरी और कमीलो की रात में टहलते हुए। क्या यार, पापाराजी फिर से खींच ली फोटो। मेरा पुराना दोस्त है। ये देखकर टीवी और सोशल मीडिया पागल हो रहा है। ये हेडलाइंस पढ़ो जरा। ट्रेवर ने पोएट वेटर के लिए स्टार को छोड़ दिया। ये तो जीनियस है। मैं एक जीनियस हूँ। मैं उसे याद दिलाने वाली थी कि ये उसका आइडिया नहीं था, लेकिन ट्रेवर बकबक करने लगा कि कैसे मुझे और कैमिलो को डेट करना पड़ेगा बैंड के लिए। ट्रेवर का ऐसे दखल अंदाजी करना मुझे पसंद नहीं था, पर कमीलो को डेट करने का आइडिया बुरा नहीं लगा। बैंड के लिए ऑफ कोर्स। अगले कुछ हफ्ते कमीलो और मैं डेट करने लगे और ट्रेवर की स्कीम बिल्कुल काम कर गई। अजीब बात है कि हमारी छोटी छोटी चीज भी न्यूज बन जाती, जो पूरे देश को पता होना चाहिए। देखो हम कहाँ हैं। कमीलो ने हमारी जिंदगी सच में बदल दी है। हाँ, पर कमीलो को भी काफी पहचान मिल रही है। कवि बन गया वो। मुझे थोड़ा अजीब तो लग रहा था, पर हमें इतनी अटेंशन मिल रही थी कि मैंने इसके बारे में सोचा ही नहीं। गाइस, तुम लोग पूरे इंटरनेट पर छा गए हो। अपने फॉलोअर्स को कोई एडवाइस देना चाहोगे? बस हमारी तरह ग्रेट और इनक्रेडिबल बनो। जानते हैं ऐसा करना आसान नहीं। जानती हूँ, मुझे भी खुद को मारने का मन हुआ, पर शोहरत को संभालना मुश्किल था। हर कोई तुमसे कुछ चाहता था और जल्द ही ये सारी शोहरत और ग्लैमर लूक मून और मेरे बीच भी आ गया। तुम फिर लेट हो। सॉरी यार। हम कुछ ही दिनों में रॉचेस्टर में बजाएंगे। रिहर्सल करनी है। मैं आ तो गई हूँ ना, थोड़ा रिलैक्स करो ना बच्चे। हम सैकड़ों शोज कर चुके हैं। ये बहुत आसान है। ये कोई ऐसा वैसा शो नहीं। हमारे जाने के बाद से ये पहला शो है। क्वान कोरिया से वापस भी आ रहा है, इसके लिए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। इसे परफेक्ट होना होगा। क्वान और गर्लफ्रेंड, ये सुन के मुझे कुछ हो गया। अब गर्लफ्रेंड भी होगी उसकी। कौन है वो? मून ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो मेरे बारे में क्यों नहीं सोच रहा? मुझे बहुत गुस्सा आ गया। क्या बकवास है मून। क्वान की अब गर्लफ्रेंड हो गई है, ये मुझे क्यों सुना रही हो? वो कुछ सुना नहीं रही। साफ है ये शो के बारे में नहीं है। शो के बारे में ही है, और किस बारे में होगा? बात ये है कि तुम दोनों कमीलो और मुझसे जलते हो। मेरी परछाई में रहना तुमसे सहा नहीं जा रहा। हे भगवान, तुम बिल्कुल पागल हो गई हो। अच्छा, और तुम दोनों हो एक नंबर के। समझ नहीं आया कि क्या बोलूं। तो मैं गुस्से में वहाँ से चली गई। मुझे ये नहीं पता था कि ट्रेवर बाहर खड़ा हुआ था और उसने हमारी सारी लड़ाई सुन ली। अरे चिंता मत करो, तुम्हें उनकी जरूरत नहीं। मुझे लगता है तुम सोलो जा सकती हो। क्या? अरे सब जानते हैं, बैंड का दिल तो तुम हो। अकेली ऊंचाइयों को छूओगी तुम, जानता हूँ मैं। ओह चुप रहो। मैं जानती हूँ ट्रेवर मुझे मैनिपुलेट कर रहा था, पर वो गलत भी नहीं था। बैंड का काम चल नहीं रहा था। हम हमेशा लड़ते और अब मेरे पास कैमिलो भी था। आगे बढ़ने का पॉइंट क्या है? ओके, करते हैं। हमने सोचा रोचेस्टर में शो होने तक इस चीज को सीक्रेट ही रखते हैं। वो शो हमारा आखिरी होगा। मुझे इस बात को लेकर काफी डर, काफी घबराहट थी, पर कैमिलो ने मुझे शांत कर दिया। मैं हर पल रहूंगा तुम्हारे साथ। फाइनली शो का दिन आ गया था। लूक और मून के साथ मेरा रिश्ता काफी ज्यादा तनाव में था। उन्हें अवॉइड करने के लिए मैं स्टेज की साइड में गई। अरीना भरा हुआ था। हमारे जान पहचान के सब लोग थे वहाँ। लूक की फैमिली, लूक के डैड, वो गौत लड़की भी आई थी। रुको, डैड कहाँ है? मैंने VIP सेक्शन और भीड़ में डैड को ढूंढा, पर वो मुझे कहीं नहीं दिखे। कमीलो डैड को लेकर आने वाला था, पर उसने जब फोन नहीं उठाया तो मैं बहुत घबरा गई। लग रहा था कुछ गड़बड़ है। जल्दी कमीलो का फोन आया हॉस्पिटल से। उसने कहा कि एक एक्सीडेंट हो गया। क्या? कैसे? मैं लेट हो गया। रास्ते में देखा तुम्हारे डैड का एक्सीडेंट हुआ है, तो मैं उनके साथ हॉस्पिटल आया। घबराओ मत, वो अभी आराम कर रहे हैं। किसी ने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? उन्होंने इमरजेंसी कांटेक्ट पर कॉल किया था। मैं आ रही हूँ। मैं ड्रेसिंग रूम भागी अपना सामान उठाने। गाइस, मुझे जाना होगा। मेरे डैड हॉस्पिटल में है। तुम्हारे डैड? मैंने सब बताया और हमारी लड़ाई के बावजूद मून और लूक ने मुझे गले से लगाया। एलिस, मैं ले चलता हूँ। इस हड़बड़ी में मैंने ध्यान नहीं दिया कि क्वान वहाँ था। पहले से भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। क्वान, मैं अरे होश में आओ लड़की, चलो। वो एलिस, शो शुरू होने वाला है। उसे अभी हॉस्पिटल जाना है।
परिवार पहले आता है हमेशा। मून ने ये कहा तो मुझे बहुत बुरा लगा। वो मेरा परिवार थे और मैं उन्हें धोखा दे रही थी। मुझे परिवार से फर्क नहीं पड़ता। ये शो बहुत इम्पोर्टेंट है। हम इसे मूवी के लिए रिकॉर्ड करेंगे। ये एक फेयरवेल कॉन्सर्ट है, तुम जानती हो वरना कितना नुकसान होगा। ये कहते ही ट्रेवर ने ऐसा मुंह बंद किया जैसे फेविक्विक से उसके होठों को किसी ने चिपका दिया हो। फेयरवेल कॉन्सर्ट? अरे बड़ी बात नहीं है, बैंड्स तो ब्रेकअप करते रहते हैं और हमारे पास एक की जगह 3 हो जाएंगे। ल्यूक और मून ने मुझे देखा। अगर नजरों से मार सकते तो मैं 6 गज जमीन के नीचे होती। डैड, ओह माय गॉड, आप ठीक हो? क्या हुआ? ओह, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था पर अब मैं ठीक हूँ। मैं आ रही हूँ आपके पास। अरे तुम्हें देखने इतने सारे लोग आए हैं, तुम लोग जाकर उस गिग को रॉक करो। परवर कुछ नहीं बेटा, बाद में आ जाना मुझसे मिलने। मैं कहीं जा थोड़ी ना रहा हूँ। अपने डैड के लिए बजाओ। ठीक है डैड, आई लव यू। डैड की बात सुन ली ना बच्चों, अब चलो शो टाइम हो गया। हम स्टेज पर गए और बहुत ज्यादा तनाव था। ल्यूक और मून की आंखों में नफरत दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि एक्समैन का साइक्लॉप्स बिना ग्लासेस के मुझे घूर रहा हो। शो शुरू होने वाला था पर मैं नहीं चाहती थी कि और रॉक बैंड्स की तरह हमारा रॉक बैंड्स भी एक दूसरे से नफरत करे। तो मैंने इस बार कुछ नया किया। मैं माइक्रोफोन के पास गई। नहीं घबराओ मत, मैं गाने नहीं वाली। हाय रॉचेस्टर, मैं ये शो डेडिकेट करती हूँ अपने परिवार को। मेरे डैड जिन्हें रात में साइकिल नहीं चलानी चाहिए, और मेरे भाई बहन ल्यूक और मून। किसी ने मुझे प्यार और दोस्ती के बारे में इतना नहीं सिखाया जितना तुम दोनों ने। आई लव यू, मुझे माफ कर दो गाइस। ल्यूक और मून मुस्कुराने लगे। चलो ये सब बातें पूरी हुई और अब करते हैं रॉक। और फिर फाइनली शो शुरू हुआ और ये बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा। ल्यूक, मून और मैंने ऐसे बजाया जैसे पहली बार गराज में बजाया था। कोई शक की बात नहीं कि ये हमारा सबसे अच्छा शो था। इसके बाद हम तीनों गले मिले और गुस्सा छोड़ा। वो गुस्सा अब भी थे पर कम से कम उन्हें देखकर ये नहीं लगता था कि वो मुझे नींद में मार डालेंगे। कुछ ही देर में ट्रेवर हमारे पास आया। ओह ट्रेवर, आप ही के आने का इंतजार था। क्यों? साथ में बताएं इन्हें गाइस। 3 गिनने पर 3, 2, 1 तुम्हें निकाला जाता है। ट्रेवर ने हमें डरा धमका कर मैनिपुलेट करना चाहा पर हम साथ थे तो उसकी एक नहीं चली। इसीलिए वो बैंड को तोड़ना चाहता था, हमें अलग करके कंट्रोल कर पाता वो। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ये खत्म नहीं हुआ है अभी। जाते वक्त दरवाजा बंद कर दोगे? थैंक्स। फिर हम मेरे डैड से मिलने गए। छोटी मोटी खरोंचों और एक टूटी हड्डी के अलावा वो ठीक थे। अब आपको लग रहा होगा कि मेरे पास सब है और आप सही हो। मेरे दोस्त और बैंड साथ था, मेरे डैड ठीक थे और अब मेरा बॉयफ्रेंड भी था। फाइनली समय आ गया था मेरे हैप्पीली एवर आफ्टर मोमेंट का। वो सिर्फ 2 सेकंड ही रहा। सीरियसली अचानक हॉस्पिटल रूम के अंदर कोई आ गया। बेब, क्या तुम ठीक हो? मॉम, बेब, ये क्या कह रही हो आप? एलिस। अब पता चला इनका इमरजेंसी कांटेक्ट कौन था। मेरी माँ मुझे देखकर मुस्कुराई पर जब उन्होंने कमीलो को देखा तो उनका चेहरा पूरा बदल ही गया। एलिस, दूर हो जाओ उससे। मैं बहुत कंफ्यूज थी। मैंने कमीलो को देखा, उसे देखकर लग रहा था कि वो कुछ छुपा रहा था। मुझे लगता है कि इस वक्त आप सबके चेहरे भी मेरी तरह होंगे। फिर एक बार प्लॉट ट्विस्ट आने वाला था पर ये थोड़ा लंबा हो गया। जानती हूँ क्लिफ हैंगर्स किसी को नहीं पसंद पर कहते हैं ना, अच्छी चीजें आसान नहीं होती।